चलिए, तो आप सभी को वेलकम है ना। जैसा कि हम सब ऑलरेडी पॉलीमर में कुछ वीडियो बना चुके हैं और अब ज़्यादा नहीं बचा आपका पॉलीमर ना। वो कुछ डिसकंटिन्यूटी कारण से ऐसे रुक पड़ा था ना, तो अब कंटिन्यूस हो रहा है ना। तो आज जो पढ़ाने वाले हैं हम, आपका मैक्सिमम हो चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेकेलाइट के बारे में। ठीक है कि बेकेलाइट क्या है। तो एक तरह का ये भी पॉलीमर होगा, ये बाकियों से कुछ अलग है। जैसे आप एक पढ़ा आपने एडिशन वाला, जिसमें पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये सब के बारे में सीखा। फिर आपने कुछ कंडेंसेशन वाले के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने कुछ जैसे नायलॉन सिक्स डेक्रोन और ग्लिप्टर के बारे में पढ़ा। तो लास्ट पॉलीमर होगा, इसके बाद और कोई पॉलीमर आने वाला नहीं है आपके पास। तो चलिए इसको समझते हैं। इसको एग्ज़ाम में जनरली कभी पूछा नहीं जाएगा है ना, इसका स्ट्रक्चर। इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव बातें पूछी जाएंगी है ना। तो एक काम करते हैं, इधर जो होगा वो लिस्ट कर देंगे वो बातें को जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, और इधर आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे होता है बेकेलाइट, कैसे बनता है, क्या इसमें कहानियाँ होती है, कैसे सब। ये कोशिश कीजिएगा समझने का, समझ में आता है तो अच्छी बात है, वरना आपको इधर वाले बातों को ध्यान रखना है। तो इधर एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको बड़ा ही क्या बोले, कहाँ गया इरेजर, हाँ मिल गया। ऐसे देखो, इधर नहीं है ना, काम करते हैं इधर छोड़ के इधर लिखने का, इधर लिखते हैं हम है ना उन सारी बातों को जो हमारे लिए एग्ज़ाम ऑफ द बेसिस पे जैक को देखते हुए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पे वो सारी बातें लिखी जाएगी जो हमारे एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और यही आपको मेनली ध्यान रखना है। ठीक है ऐसे। और चलिए तो शुरू करें हम लोग है ना। तो पहला बात कि अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बेकेलाइट। क्या है बेकेलाइट? एक तरह का पॉलीमर ना। बेकेलाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या है? एक तरह का पॉलीमर। ठीक है। तो अगर हम बेकेलाइट के बारे में जिक्र करें तो सबसे पहली बात कि सर ये एक तरह का पॉलीमर है, ओके। और अगर ये एक पॉलीमर है तो 100% इसका कुछ ना कुछ मोनोमर होगा, क्योंकि अगर ये पॉलीमर होता है तो भैया हर एक पॉलीमर को बनाने के लिए कुछ ना कुछ मोनोमर का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। तो इसका भी कुछ ना कुछ मोनोमर रहा ही होगा। तो सबसे जो पहला सवाल आता है, जो मैक्सिमम चांस आपको एग्जाम में पूछने का, वो ये कि क्या नाम है मोनोमर का, है ना। किसके मोनोमर का भैया? तो बेकेलाइट का। कि बेकेलाइट आखिर बनते किससे हैं ऐसे। तो जो पहला जो सवाल आएगा इसके कि कौन है इसके मोनोमर। हम्म, इस बेकेलाइट के कौन है हमारे मोनोमर। तो उसके जो मोनोमर होते हैं वो होते हैं आपके ये दोनों, है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिनोल और प्लस में ये है ना। जिससे आप इसे आप फिनोल बोलते हो, है ना। और इसे क्या, फॉर्मल्डिहाइड। बाकी इसके कैसे बनता है उसका जिक्र करेंगे हम लोग, लेकिन किससे बनता है ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे बनता है ये आपको सिखा देंगे कि कैसे बनता है, कैसे रिएक्शन होते हैं, कैसे जुड़ते हैं आपस में, लेकिन किससे बनेगा ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आपको एक सब्जी बनाना सिखाया जा सकता है, लेकिन सब्जी के लिए क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे वो तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा ऐसे। तो पहला जो सवाल है जो आने का चांस है बहुत ज़्यादा, वो क्या है मोनोमर ऑफ बेकेलाइट। तो हमारे कार यही पूछता ही पूछता है, आज तक तो यही पूछा है, फिनोल एंड बेकेलाइट। जी, अरे क्या लिख देते हैं, फिनोल एंड सॉरी है ना, फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये पहला बात कि जो मोनोमर
रिक्वायरमेंट होने वाली है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट इज अवर फिनोल एंड क्या फॉर्मल्डिहाइड, पहली बात। उसके बाद चलिए इन चीज़ों को जोड़ते हैं कि कैसे इन दोनों के हेल्प से हमारा कहाँ रख देते हैं हम रोस्टर को, हाँ, कि कैसे इन चीज़ों को जोड़ा जाता है, कैसे बेकेलाइट बनता है, क्या है बेकेलाइट, कैसे है बेकेलाइट, इस चीज़ को चलो समझते हैं, है ना। ये हमारा मोनोमर हो गया, है ना। अब इसको ज़रा समझिए और देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम बनाएंगे सो, ठीक है। ये देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ये मेरे दोनों फॉर्मूले हैं। आपने नायलॉन 6 को पढ़ा होगा, नायलॉन 6 में हमने बताया, वहाँ एक स्टोरी बताया होगा आपको, समोसा वाला कहानी, है ना, कि सर किसी चीज़ को बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए होता है, लेकिन उसे वो हमें मिलता नहीं है, तो हमें उसको बनाना पड़ता है, तो हम उसे कभी भी मोनोमर नहीं बोलते हैं। जो इस चीज़ से वो बनता है, मतलब जो हमारा मार्केट में मिले, जो हमारा रॉ मटेरियल मिले, हम उसी को, है ना, एज अ मोनोमर कंसिडर करते हैं, ऐसे करके आपको याद होगा, है ना। अगर आप ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको मत देखिएगा, है ना, क्योंकि आपको तभी समझ में आने वाला है, चीज़ों को कनेक्ट कर तभी किया जा सकता है। आप ऐसे सडनली आकर सीखना चाहोगे तो ऐसे फिर दिक्कतें आएगी, है ना, ऐसे। तो अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा, अगर आप ये ध्यान दीजिए फॉर्मल्डिहाइड में, तो आपको क्या लग रहा है, ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव है, बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, अगर वो पुल करेगा भैया तो उस पर पार्शली पॉजिटिव आएगा ही आएगा। और अगर ये ऐसा होता है तो आप इस बात को भी बखूबी से जानते हैं कि बेंजीन जाना जाता है पॉजिटिव को जोड़ने के नाम से, जैसे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और एक फिनोल अगर अकेला बेंजीन होता तब तो यहाँ बेंज कहीं भी पॉजिटिव जुड़ जाता, लेकिन सर यहाँ पे सिंस एक फिनोल है और यहाँ पे हमारा जो बेंजीन यहाँ पे जो पॉजिटिव जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक जो जुड़ेगा, वो एक पोजीशन को डिसाइड करता है कि हम ऑर्थो में जुड़े, कि मेटा में जुड़े, कि पैरा में जुड़े से। और आप बखूबी जानते हैं, आपको फिर में पढ़ाया जा चुका है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने के कारण से रेजोनेंस होता है और पार्शली नेगेटिव जनरेट होता है कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब आने वाला कोई भी जो पॉजिटिव होगा वो कहाँ जुड़ना चाहेगा, ऑर्थो या पैरा पे। तो ये हमारा कार्बन था। अच्छा, इन सभी के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो ये अटैक करेगा ऑर्थो से अथवा पैरा से, कहीं भी हो सकता है। तो ये देखो, इसका 1 2 3 4 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड टूट के चल जाएगा ऊपर, 5 एक हो गया, 5 बॉन्ड बना, तो क्या बनेगा बताइए, सी बेंजीन ओ एच, और आपका ऑर्थो में जुड़ जाएगा सी। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड से हो जाएगा ये सिंगल बॉन्ड। और यहाँ जो एक एच था जो जहाँ से जुड़ा वो निकल के आ जाएगा इसके पास, है ना। ये आप जानते हैं पूरा देखो। और हमने ऑर्थो वाला ही क्यों बनाया भैया, पारा वाला क्यों नहीं, क्योंकि आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इसके बीच में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण से ये मेजर बनेगा। इसी कारण से ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करता है ना, किसके तुलना में, आपके पारा वाला की तुलना में। तो आप जैसे ही एक फिनोल में फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करोगे तो क्या होगा, ऑर्थो पे ये देखो, अगर आप ध्यान दो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या होता है आपका ये फिनोल, यहाँ पे OH और CH2OH, ये आपका एज अ प्रोडक्ट बनेगा। और सही बोला जाए तो यही है मेरा एक्चुअल का मोनोमर, इसी से बनेगा हमारा बेकेलाइट। लेकिन अफसोस इस बात का है क्योंकि हमें ये मिलता ही नहीं है, तो हमें इसे बनाना पड़ता है, जस्ट लाइक नायलॉन 6। नायलॉन 6 के लिए हमें तो चाहिए था 6 अमीनो हेक्सिनोइक एसिड, लेकिन वो नहीं मिला, तो हमें मिला कहाँ, कैप्टोलैक्टम से। हमने पहले कैप्टोलैक्टम को हाइड्रोलिसिस किया, पानी से मिलाया, तो जाके बना। तो सिमिलरली, है ना, जब ऐसे ही हमने एसफिनॉल में चाहिए था ये, लेकिन ये हमें मिलता नहीं है, तो हमने इसको बनाया एक फिनोल और फॉर्मल डिहाइड से। क्लियर, ऐसे। अब ये जो है हमारा, यही हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है और यही मेरा बेकेलाइट बनाने वाला है। कैसे बनाएगा बेकेलाइट, सो देखिए, जो हमारा मोनोमर है एकदम बढ़िया देखिएगा, अगर अगर वो थोड़ा सा हो तो थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा कि क्या हम बातों को बोल रहे हैं। हमारा ये रहा हमारा एक्चुअल का मोनोमर, है ना, जिसको हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल डिहाइड। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं,
है ना, इसमें थोड़ा सा एसिड के कुछ ड्रॉप लग जाते हैं। और एसिड कोई बोले तो अपने आप मन में कुछ वर्ड्स आ जाते हैं लाइक कि सर एसिड है मतलब 100% यहाँ पे H+ होगा, ठीक है। अब अगर ये H+ होगा तो भैया इसके पास H+ है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो इस पे अटैक करेगा वो हर व्यक्ति जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। और अगर इस कंपाउंड में देखें तो दो यहाँ कंपाउंड है, एक ये ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है, एक ये ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है, और दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है। लोन पेयर होने का मतलब ये क्या हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होना। और अगर ये दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है मतलब कि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन दोनों के दोनों चाहेंगे तो इस पार्टिकुलर H पे अटैक कर सकते हैं। तो ठीक है, अटैक कर देते हैं। अब रहा बात कि भैया दोनों में करेगा कौन। अब देखिए यहाँ का ऑक्सीजन अगर आपको ध्यान होगा तो सर ये डायरेक्टली जुड़ा है बेंजीन से, और डायरेक्टली बेंजीन होने के कारण से ये रेजोनेंस करेगा। और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि ये अपना पोजीशन को चेंज करते रहेगा, और रेजोनेंस होने के कारण से डीलोकलाइजेशन होने के कारण से उसका कोई फिक्स लोकलाइज नहीं रहेगा, फिक्स पोजीशन नहीं रहेगा, तो अटैक भी करने नहीं सकेगा। जबकि यहाँ का लोन पेयर किसी तरह का रेजोनेंस में नहीं है, और अगर वो रेजोनेंस में नहीं है इसका मतलब ये बड़ा आसानी से अटैक कर सकता है, और इसीलिए ये अटैक करेगा हमारे H पे। तो क्या होगा भैया, तो हमारा जो बेंजीन तो बेंजीन रहा है ना, इसमें हमारा OH, तो OH फिर हमारा CH2O, फिर एक H पहले से था, एक H और जुड़ गया तो एक H और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। 3 बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑक्सीजन, तो भैया पॉजिटिव तो आना ही आना था, ऐसे ये हुआ। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव बन गया, ये कभी स्टेबल नहीं है। अब ये बॉन्ड तोड़ेगा या तो इसे या तो इसे या तो इसे। सर ये दोनों बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता क्योंकि ये जस्ट तोड़ेगा तो जस्ट रिवर्स वाला बात हो जाएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ भैया, नया बॉन्ड बने का किस चीज़ का रिएक्शन, तो एक एक लौता यही बचता है। और इसके पीछे अगर और रीजन दिया जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव जो बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा रेजोनेंस से, है ना, आप जानते हैं ये, है ना, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में पॉजिटिव, इसी कारण से यहाँ पे पॉजिटिव बनना प्रेफर करेगा। तो ये यहाँ से टूट के निकल जाएगा और क्या बनेगा देखिए, OH और CH2 पर पॉजिटिव और प्लस में H2O। लो, एक बात और सीख गए हम लोग। क्या सर, अरे पानी निकला, पानी, ये पानी निकल गया, पानी। और किसी भी रिएक्शन में पानी का निकलना या अमोनिया का निकलना ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन कोई एडिशन वाला नहीं, कंडेंसेशन वाला है। अच्छा, मतलब दूसरा बात जो आपको एग्जाम में आ सकता है कि बेकेलाइट जो है सर वो एक तरह का कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्या, एक तरह का कंडेंसेशन पॉलीमर। क्लियर ऐसे। अब देखो, अब तुम्हारा हो गया सारा, मैं खत्म हो चुका है, ज़्यादा टफ नहीं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यहाँ पे जो प्लस बना है मेरा, ये क्या करेगा भैया, अब देखो, अब पॉलीमर हम लोग कब बनाते हैं, जब बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ेंगे तब। तो कैसे होगा भैया, देखो ये मेरा, यही ना मेरा मोनोमर था जो मेन था, तो अब हम फिर से लेके आएंगे वो वाला अपना मोनोमर को। और अगर ये ऐसा होता है, देखिए, तो ये CH2OH ऐसे। अब देखो भाई, इसके पास फिर से पॉजिटिव आ गया, इसके पास पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब फिर से ये इसको जोड़ेगा। और अगर इसको फिर से जोड़ेगा, कहाँ से जोड़ेगा, तो ये फिनोल है तो या तो जोड़ेगा ऑर्थो पे या तो पारा पे। सर ऑर्थो पे जोड़ना पसंद कर रहा है क्योंकि वो स्टेबल है वहाँ पे। अब देखो, इसका 2 ऑर्थो था जिसमें एक ऑर्थो ब्लॉक हो चुका है, बचा ये, तो क्या करेगा, बेंजीन इस वाले पोजिशन से इसको पकड़ लेगा। क्या बनेगा देखिए, आपका बेंजीन, यहाँ पे OH, फिर क्या, CH2, फिर से एक बेंजीन, और यहाँ पे OH, और फिर से CH2 और OH। देखो ये बनेगा मेरा प्रोडक्ट। क्या किया गया, देखो ये बनाया गया हमें, फिर दूसरा मोनोमर लाए भैया, ये ऑर्थो से जोड़ेगा। अब ये वाला ऑर्थो ऑलरेडी ब्लॉक था तो बचा ये ना पोजीशन, तो इसी कारण से हमने इसको जोड़ा इसे। अब देखो इसमें क्या हो गया है, सर फिर से OH आ गया जैसा कि शुरू में था मेरे पास पहले से, है ना। अब इस OH में फिर से हम क्या डालेंगे, एसिड। जैसे हमने एसिड डाला फिर से OH पानी निकल के उड़ेगा, और फिर से क्या बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव, जैसा कि यहाँ हुआ था।
OH, H को लेता था, पानी उड़ता था, फिर ऐसे निकला, है ना। पानी रिमूव होगा, फिर से बनेगा यहाँ पॉजिटिव, फिर से हम क्या करेंगे, ऐसे अपना फिर से अपने मोनोमर को लाएंगे CHOH और CH2OH, और फिर ये क्या करेगा, जोड़ेगा इसको यहाँ से। तो अभी 1 2 था, अब ये 3 हो जाएगा, क्या बनेगा बताइए। तो ये आपका OH, फिर CH2, फिर बेंजीन, फिर इसमें OH, अब वो CH2 फिर से था, अब ये CH2 इससे जुड़ जाएगा, कहाँ से, ऑर्थो पे। तो फिर से आपका यहाँ बेंजीन, फिर से OH और CH2OH, देखिए फिर से OH आ गया, मतलब इसमें जुड़ते चलेगा जुड़ते चलेगा जुड़ते चलेगा और हमारा चेन बन जाएगा। अगर आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ना है बेंजीन CH2, फिर फिनोल, फिर CH2, फिर फिनोल, फिर CH2OH है, फिर से एसिड वहीं होगा, फिर से OH को निकाला जाएगा, फिर से पॉजिटिव, फिर से अगला जुड़ेगा, मतलब हर एक बार पानी निकलते चलेगा और फिनोल हमारा जुड़ते चलेगा, और ऐसे करते 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 एक लंबा सही चेन बना देगा। ऐसे नहीं, जैसे अगर आप देखिए, अगर हम इसको एक फोटो से बना, जैसे मान लीजिए ये जो हम गोल बनाएंगे, तो मान लीजिए एक फिनोल है, तो क्या हो रहा है कि फिनोल, फिर क्या CH2, फिर फिनोल, फिर CH2, फिर फिनोल, फिर CH2, फिर फिनोल, फिर CH2, ऐसे करके जुड़ते चलेगा, जैसे जुड़ते चलेगा, ये एक तरह का क्या होगा आपका पॉलीमर। लेकिन ये जो बना है, ये जो बना है आपका, वो बेकेलाइट नहीं है, इसका नाम है नोवोलैक। लो, ये सर आप तो गड़बड़ा दिए, हम सीख रहे थे बेकेलाइट को बनाना, आप तो नोवोलैक बना दिए। नोवोलैक से क्या मतलब है भैया, नहीं मतलब है ना। बेकेलाइट को बनाने के लिए मतलब है, चलिए चीज़ों को समझते हैं कि क्या है, कैसे है, और क्या है बेकेलाइट और कैसे बनाते हैं बेकेलाइट को, ऐसे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो अब आगे का चीज़ें ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। मैंने फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड को लिया, जैसे सर पॉजिटिव था तो बेंजीन, जो फिनोल था वो या तो जोड़ेगा ऑर्थो पे या तो जोड़ेगा पारा पे। हमने ऑर्थो को प्रीफर किया क्योंकि ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, ऐसे तो नहीं बनाया। और यही समझा जाए तो रियल का यही मेरा मोनोमर था, लेकिन ये हमें मिलता नहीं था, एज अ कंपाउंड नहीं मिलता था, हमें इसको बनाना पड़ता था, हमने इसको बनाया। और इसको बना के फिर हमने एसिड डाला, तो सर ये वाला ओ है अटैक करेगा इस पर, ये टूटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बना तो अगला आके जुड़ जाएगा इसका ऑर्थो पे, फिर वो चलेगा, वही टूटेगा, फिर पॉजिटिव बनेगा, फिर अगला आके जुड़ेगा, ऐसे जुड़ते 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 एक सीधा लंबा सा चेन बन जाएगा। क्लियर, ऐसे। चलिए अब इसका आगे देखते हैं कि क्या होगा और हम क्या कर रहे हैं। सो चलिए देखिए, हम क्या करते हैं यहाँ पे, बनाते हैं उस पार्टिकुलर, जो अभी हम लोग नोवोलैक, हम जिसने जैसे हमने नोवोलैक को बनाया था उसको बनाते हैं। तो क्या था नोवोलैक में, है ना। उसके बाद हम चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारा यहाँ फिनोल, ऐसा आगे जुड़ रहा था, फिर CH2, फिर से आपका क्या फिनोल, फिर से CH2, फिर से आपका फिनोल, ऐसे करके, और फिर से CH2, ऐसे बढ़ रहा था, ऐसे बढ़ता आ रहा था, बढ़ गया। ठीक है, ऐसे। अच्छा एक काम करते हैं, हम इसका एक चेन और बनाते हैं थोड़ा सा, है ना। जैसे कि ऐसे समझिए, ये मेरा देखिए ऐसे रिवर्स बना सकते हैं, ये होगा ऑर्थो, फिर क्या CH2, फिर से मेरा फिनोल, फिर से क्या CH2, फिर से आपका फिनोल, और फिर से आपका CH2, समथिंग ऐसे होगा। अगर इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो अगर फिनोल को हम एक गोल से ऐसे बनाए तो ऐसे, फिर क्या CH2, फिर एक गोल सा, फिर CH2, फिर एक गोल सा, फिर CH2, ऐसे बढ़ते चल रहा है। फिर से हमारा फिनोल है, फिर CH2, फिर फिनोल है, फिर CH2, बस ऐसे समझने के लिए ताकि सुंदर लगे। अगर आप इसको नोटिस कीजिएगा, देखिए तो ये समथिंग इस तरह के चेन है, नहीं ऐसे, ये आपका नोवोलैक का चेन है, ऐसे सीधा सीधा लीनियर लीनियर ऐसे ये होगा। अब समझिए क्या ज़रूरत पड़ा बेकेलाइट का, और क्यों लोगों ने इसको प्रीफर किया, और कैसे इसको क्या क्या सब समझ। देखो, जैसे कि
जब लोग आदि मानव का ज़माना था उस समय आप जानते हैं कि हम लोग जब अ, ये थे तो उस समय खाना-पाना के लिए हम लोग कच्चा-वच्चा खा जाते थे कुछ भी चीज़ को। फिर धीरे-धीरे लोगों ने सीखा, आग का आविष्कार हुआ, आग को खोजा और तब जाके लोगों ने देखा कि अरे नहीं इसको पका के खाने से अच्छा होगा ऐसे। फिर हमने उसको पकाने लगा, कच्चा ही पकाने लगा लेकिन देखा हमने कि नहीं, ऐसे डायरेक्टली आग में पकाने से अच्छा नहीं हो रहा है। तो फिर लोगों ने देखा कि नहीं ये हीट से पक रहा है ऐसे-वैसे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस आग और इस हमारे खाना के बीच में कुछ एक ऐसा मीडियम आ जाए, जो आग के हीट को ट्रांसफ़र कर दे खाना में बिना उसको डायरेक्ट टच किए हुए। तो हमने देखा अच्छा वहाँ पे जो लोहा वगैरह होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। तो हमने फिर वहाँ से लोहा का कढ़ाई वगैरह, कुकर वगैरह दुनियादाती बनाना स्टार्ट किया, ठीक है? और हमने तब आज देखिए आज भी आप कुकर वगैरह में, कढ़ाई वगैरह में, डेगची वगैरह में खाना बनाते हैं आप, क्योंकि है ना, वो एक अच्छा कंडक्टर होता है हीट का जो आपके आग के हीट को ट्रांसफ़र करता है खाना में और अच्छे से पक जाता है ताकि आप उसको चला लो। अब ऐसा हो रहा था, बढ़िया चल रहा था सब चीज़ लेकिन लोगों ने क्या रियलाइज़ किया कि अगर आप खाना बनाते हो जब, तो उस वक़्त आपको एक ज़रूरी होता है कि उस खाना को बार-बार चलाया जाए, या तो उसको सर्व किया जाए, उसको बार-बार देखना पड़ता है। अब उसमें जब करे जाए तो अगर हम हाथ से सीधा जाकर उसको पकड़े, तो जलने का डर होता है हमें, फिर ये जल जाएगा और जलता भी जाएगा। अब कितना बार ऐसा हुआ भी होगा कि आप बाय मिस्टेक टच कर देते हैं, उसको तो एकदम झटाक से ऐसे हाथ करता होगा ऐसे। तो रसोई में फिर क्या करने लगा लोग, तो कपड़ा लेके जाते, जैसे कपड़ा हो गया ऐसे जाके पकड़ते थे। लेकिन देखिए अगर आप इस कपड़ा में ध्यान दीजिए तो जब आप इसको जाके पकड़ेंगे, तो आपको क्या लगेगा कि जब इसको पकड़े तो देखिए कुछ पार्ट ऑफ जो कपड़ा होगा, है ना, क्योंकि वहाँ हड़बड़ी बहुत होता है। हाँ, सीरियल चलते रहता है मम्मी लोग का, नहीं, वो जाएगी देखेगी समझ में आ रहा है क्या? ऐसे तब तुरंत-तुरंत जाके पकड़ते ऐसे। और अगर वो मान लीजिए कपड़ा जो आपका अच्छा से हैंडल नहीं हो पाया, तो भैया अगर उसको ग्रैब करे, तो ये जो कपड़ा का जो लोअर पार्ट है, वो क्या कर सकता है, वो फ्लेम में जा सकता है और अगर वो फ्लेम में चला गया, तो आग लग सकता है और अगर वो आग लग गया, तो आप जान ही सकते हैं कि कितना बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है वो सब, ऐसे। तो और बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएँ होने भी लगी, ऐसे करके। तब लोगों ने सोचा नहीं जी, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। तब लोगों ने सोचा कि काश अगर हम जो बर्तन है मेरा, जो कुकवेयर्स है मेरे, अगर उसमें हम किसी तरह का एक ऐसा चीज़ का कवर लगा दें, जो हीट को ट्रांसफ़र ना होने दे, इंसुलेटर हो हीट का, तो फिर आदमी बिना ऐसे जहाँ हाथ से पकड़ ले, उसमें हीट जा ही नहीं रहा है, तो सब कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ऐसे सोचा लोगों ने। अब ये तो बात सही था, धोखा कि क्या किया जाए, तो उसमें देखा उन्होंने नहीं प्लास्टिक तो बड़ा बढ़िया चीज़ है जी, कि प्लास्टिक का आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, क्यों प्लास्टिक कभी भी हीट को ट्रांसफ़र करता नहीं है। और ये देख के हम लोग बड़ा खुश हुए, अरे हाँ, ये तो प्लास्टिक तो बहुत सुंदर चीज़ है, कि इसका हम लोग तो यूज़ कर ही सकते हैं, ऐसे करके। तब अब अगला टारगेट ये हुआ कि जब प्लास्टिक को यूज़ किया उन्हें बर्तन-वर्तन में, तो क्या हो रहा था, वो पिघल गया था। बात सही है, प्लास्टिक आप ध्यान में करते हैं, अगर प्लास्टिक पकड़े तो वो चिपक जाता है, वही पिघल जाता है। तब तो लोगों में बड़ा दिक्कत हो गई, अरे साला! अब हम जाएँ पकड़ने, हाथ पूरा एकदम आपका माने जलने से भी खराब हो जाएगा कि उसमें चिपक जाएगा, जला भी देगा हाथ-वाथ को ऐसे। तो लोगों ने बोला, अरे! ये तो बड़ा डेंजर हो गया। तब फिर उसके पीछे देखा गया कि आखिर एक प्लास्टिक पिघल क्यों रहा था? एक प्लास्टिक सॉफ्ट क्यों हो रहा था ऐसे? तो देखिए पॉलीथीन का अगर आप चेन देखिए तो उसमें भी आप देखिए क्या है कि ये ईथीन का चेन होता था, ईथीन का चेन होता था, ईथीन देखो। अरे जो लीनियर स्ट्रक्चर था, जो सीधा-सीधा स्ट्रक्चर था, यही कारण था उसके पिघलने का, कि जब इसको हम कूल करते थे, ठंडा करते थे, तो सारे चेन आपस में चिपक जाते थे और सारे चेन आपस में चिपकने के कारण से वो हार्ड हो जाता था। लेकिन जब इसको हम लोग हीट करते थे, तो सारे चेन फैलने लगते थे और अगर सारे चेन फैलने लगे, तो भैया ये क्या हो जाता था, तुम्हारा सॉफ्ट हो जाता था और यही चीज़ प्लास्टिक में होता है। तो हमारा क्या मकसद था कि हम चाहते थे वहाँ जब कुकर में या तो सब कुकर में देखते होंगे, जो हैंडल में लगा पड़ा है प्लास्टिक वैसे करके। नहीं, जो जिसको आप पकड़ते हैं बड़ा आसानी से बिना कपड़ा-वपड़ा पे पकड़ते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कढ़ाई में आप देखते होंगे लगा हुआ था कवर, सस्पेन जो आप पानी गरम करते हैं उसमें लगा रहता है ये सब चीज़। तो उससे कभी पिघलता क्या? नहीं। तो नहीं पिघलता तो कैसे उसको नहीं पिघलाया जाए भैया, क्या किया जाए इसमें? तो लोगों ने सोचा कि काश अगर ये फैले ही ना, पिघल क्यों रहा था? क्योंकि ये चेन फैल जा रहा था गर्मी से,
हीट जब आ रहा था तो ये चेन आपस में सेपरेट हो जा रहे थे। तो अगर अभी सोचिए, जैसे आप लकड़ी को अरेंज किए हैं और लकड़ी को अरेंज करके आप मान लीजिए ट्रैक्टर से लेके जा रहे हैं, तो ट्रैक्टर जब ऐसे ऐसे चलता है हुड़ 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 करके, मतलब उसमें जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, तो क्या होता है, आपके सारी लकड़ी बिखरने लगते हैं। तो वो लकड़ी आपका बिखरे ना, भले कितना भी ट्रैक्टर क्यों ना वाइब्रेशन कर ले या कुछ भी कर ले, तो आप क्या करते हो उस समय कि सर उस सारे लकड़ी को बांध दीजिए जोर से। अगर आप बांध देंगे तो कभी कितना भी वाइब्रेशन करेगा, कभी फैलने वाला नहीं है। तो यही दिमाग लगाया साइंटिस्टों ने कि क्या अगर काश हम इन सारे चेन को आपस में जोड़ दें, इन सारे चेन को आपस में कनेक्ट कर दें कि इसको, तब भैया ये कभी भी फैलने वाला नहीं है। चाहे उसको कितना भी हीट कर दीजिए, परमानेंट हार्ड हो जाएगा। मतलब ये क्योंकि फैलेगा नहीं तो पिघलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं तो ऐसे। और यही दिमाग लगाया ऐसे करके। मतलब मेरा मकसद क्या था कि काश हम इन सभी चेन को आपस में जोड़ पाते, ताकि वो फैलने ना सके तो पिघलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं तो बड़ा आसानी से हम, है ना, यूज कर सकते हैं किसी भी गर्म चीज़ में, या तो ऐसे करके। तो देखो इसके लिए क्या किया गया है कि जो हमारा ये चेन बना है ना, इसमें देखिए ऐसे, तो हमने क्या किया, जो नोलैक बनता है, ये मेरा नोलैक बना, इसमें फिर से हम डाल देते हैं फॉर्मल्डिहाइड को। अभी अगर आप लिख रहे होंगे तो फॉर्मल्डिहाइड, जैसे अभी हमने पहले लिखा था, ये क्या करता था, तो सर फिनोल में जाके ये जुड़ता है CH2OH, और ये अटैक करता है इस पे, तो CH2 और OH बनता था, CH2OH ऐसे। और ये कहाँ पे जुड़ता था, तो ऑर्थो पे और या तो पारा पे। देखो जी, पहले फिनोल था तो फिनोल में सारे जगह अवेलेबल थे, ऑर्थो भी अवेलेबल था, पैरा भी अवेलेबल था, इसी कारण से वो प्रीफर कहाँ किया, तो ऑर्थो में जोड़ना। लेकिन जब सारे ऑर्थो बन के नोलैक बन चुके हैं, देखिए अब क्या यहाँ कोई भी ऑर्थो खाली है क्या फिनोल का, नहीं। तो अब जो आपका CH2OH जुड़ेगा, वो कहाँ जुड़ेगा, पारा पे। देखिए जैसे ये होगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आपका मतलब पारा पे क्या जुड़ जाएगा, CH2OH, वो इसी कारण से। अब देखो फिर से OH आ गया, फिर से आप इसको क्या कर देंगे, दूसरा और फिर एसिड डाल देंगे। अब जैसे ही एसिड डालोगे तो यहाँ से OH बाहर निकल के उड़ जाएगा, जस्ट पीछे वाला चीज, और यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव। और अगर वहाँ पॉजिटिव बन गया तो अगला उसको जोड़ लेगा अपने में। देखिए अगला जिनका भी क्या होगा, पारा, पारा का करके इसको पकड़ लेगा यहाँ से और यहाँ बना देगा CH2। मतलब जितने भी CH2, यहाँ पे CH2 जुड़ेगा, CH2, और उसमें फिर एसिड डालेंगे तो सारा OH निकलते जाएगा पानी बन के, और पानी बन के वहाँ पे बेंजीन आपका जुड़ते चलेगा ऐसे करके। क्लियर है ऐसे। तो क्या बनेगा देखिए, तो अगर आपको दिखा है ना, तो ये हमारा फिनोल, फिर क्या आपका CH2, फिर आपका फिनोल, ये जो नोलैक है उस चेन को बना रहे हैं हम, फिर से आपका एक फिनोल, फिर CH2 और फिर से CH2। और अगर इसको देखिए तो फिर से आपका फिनोल, फिर यहाँ पे क्या, CH2, फिर से फिनोल, फिर CH2, फिर से फिनोल। ये हमारा कौन था, नोलैक था ऐसे। और सर ये जितने भी अब फिनोल हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, किससे, CH2 से। देखिए ऐसे इस तरीके से। मतलब कि अगर इसको बताएं, देखिए क्या था, तो अगर इसको हम सीधा साधा, जैसे लीनियर चलता था अभी, जो सब सीधा साधा, अब वो लीनियर होने वाला नहीं है, वो सब के सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से सब। और अब इस तरह से अगर जुट गया सर, तो आप इसको लाख हिट कर लो, लेकिन ये पिघलने वाला नहीं, फैलने करेगा। जब फैलेगा नहीं तो पिघलेगा नहीं। और आप जितना भी गर्म चीज़ में जो प्लास्टिक देखते हैं, जैसे कुकर में, या तो आप जितना भी, मतलब जब मेनली इसका यूज होता है खाना बनाने वाला चीज़ों में, जैसे सब्जी वगैरह में, सब के सब यही है। और यही जो बना है, जो आपस में कनेक्टेड होकर बना है, इसी को बोला जाता है बेकेलाइट। इसका दो जगह बहुत ज़्यादा यूज है, एक तो जो खाना वाना बनाने में हम पकड़ते हैं सो, और दूसरा जितना भी आपका जो स्विच वगैरह बनना पड़ा है, जिसका आप जो लैंडमैन में जो आप यूज करते हैं प्लग वगैरह, सब के सब बेकेलाइट से बने हैं, जान के कि भैया करेंट का बात है, कभी भी वहाँ हीट हो सकता है, कभी भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो पिघल जाएगा, तो एक मान शॉर्ट सर्किट हो गया था फिर कैसे हो जाएगा, दिक्कत दिक्कत हो जाएगा हमें। तो वो खराब ना हो, दिक्कत ना हो, तुम्हारा क्या। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे जितना भी लगा बेकेलाइट बनना पड़ा ऐसे। तो ये है हमारा बेकेलाइट। अब देखिए, अब आपका बेकेलाइट खत्म हो चुका। अब एग्जाम से रिलेटेड कुछ बात होगा, जैसे पहला फॉर्मल्डिहाइड,
और देखिए फिनोल आपका मोनोमर का नाम। दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, बिल्कुल सही बात। देखो तीसरा बात, सर अगर आप ध्यान दो तब फिनोल जो बेक्लेट बना वो डायरेक्टली बेक्लेट नहीं बना था। अगर हम बोले तो पहले क्या बना था, तो पहले मेरे पास था फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। इससे पहले क्या बना, नोवोलैक, और तब जाके बना है मेरा बेकेलाइट। क्लियर है ऐसे। अच्छा देखो, कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि देखो ये बेकेलाइट जो है वो तुम्हें नहीं लग रहा है नेटवर्क के जैसा, है ना, या तो ये आपस में क्रॉस लिंक है कि ये जो चेन है ये चेन आपस में जुड़ गए, तो इसे लोग क्रॉस लिंक पॉलीमर भी बोलता है। क्रॉस लिंक पॉलीमर, कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ पॉलीमर, या तो इसको कभी कभी लोग, है ना, नेटवर्क पॉलीमर भी बोलता है। बिल्कुल नेटवर्क के जैसा पूरा फैला हुआ चारों तरफ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ जाल के जैसा। नहीं, देख लीजिए आपको। अच्छा, अगर आप इसके बाद के जिन विज्ञान के बारे में और कुछ बात तो बताइए, क्या इसको हीट की जगह तो सॉफ्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा? नहीं सर। और कूल करने पे कहा हार्ड है? नहीं, ये जो है सो है, मतलब कि ये परमानेंट हार्ड हो जाएगा, है ना। परमानेंट क्या हो जाएगा, हार्ड। ये कभी भी सॉफ्ट होने वाला चीज़ नहीं है। और शायद इसीलिए आप देखिए कभी भी किसी ठेले वाले को ये स्विच वगैरह या तो कुकर का जो होता है वो जो आपका प्लास्टिक वगैरह जो लगा रहता है हैंडल में, बेच के कभी नहीं खरीदेगा वो, जान के, क्योंकि जानता है कि भैया ये बनना पड़ा है बेकेलाइट से, और इसका हम रीयूज कर नहीं सकेंगे, मतलब इसको पिघला नहीं सकेंगे। अगर पिघला नहीं सकेंगे तो कहाँ से इसका रीयूज कर सकेंगे, मतलब रीयूज मतलब खरीदता क्यों है आदमी, कि इसको लेके जाए फिर इसको पिघला के कुछ नया बनाया जाए, लेकिन इससे तो कुछ नया बर्बाद नहीं करेगा, ताकि ये एक बार टूटा तो खत्म, तो खत्म, बस ये फेंका ही जाएगा ऐसे। तो मतलब कि बेकेलाइट को आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये इसका आप रीयूज करना चाहो तो कभी भी होगा नहीं, ऐसे, है ना। तो ये सब जो बातें उधर लिखी गई है, ये सब वे किसी भी एग्जाम में वो सब बातें पूछा सकता है ऐसे करके, है ना। ये सब आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, ये सब हम इसलिए आपको बताए गए हैं कि यहाँ पे जो बात लिखी है वो क्यों लिखे, क्या है लिखे, कैसे लिखे। और इस स्टोरी को सुनने के बाद या बैकलैट का कंप्लीट ये देखने के बाद अब आपके मन में जब भी यहाँ कोई छापेगा ऐसे, या जब भी आपको क्रॉस लिंक का बात आएगा, जब भी आपको परमानेंट हार्ट का बात आएगा, जैसे आप कुकर को टच कीजिएगा, जैसे आप सस्पेंस को पकड़िएगा, तो आपके मन में आ ही जाएगा अच्छा ये बेकेलाइट है, कितना भी हीट करेंगे ये पिघलने वाला नहीं है। और तब जाके आपके जो जितने भी कुकवेयर है इसमें ये बना। तो ये था मेरा पूरा कंप्लीट बेकेलाइट। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा ऐसे करके। चलिए, चलो तो अच्छा छोड़ दीजिए, 33 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो हम लोग अगले क्लास में कुछ अगला बना देंगे।